दो तरीके का। अभी आप लोगों को नहीं लिखना, मैं आराम से खुद पहले लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को करवा दूंगा कि क्या होगा हमारा। देखो तो कितने तरीके के इकोनॉमिक्स, दो तरीके के। एक होता है हमारा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो तरीके की इकोनॉमिक्स की बात हो गई ना बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के बारे में बोला जाता है कि ये जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है। किससे आया हुआ है बेटा, ये हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल और इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा स्मॉल, इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। लेकिन अगर वहीं पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग देखें तो मैक्रो में हम लोग जब भी बात करेंगे तो बेटा बात करेंगे लार्ज स्केल की। किसकी बात करेंगे हम लोग, लार्ज की, एग्रीगेट की, टोटल की। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड मैक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा बेटा लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। तो आप हमेशा बस ध्यान में रखिएगा कि जहां कहीं भी अगर स्मॉल स्केल की बात हो, पार्टिकुलर की बात हो, स्मॉल की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर कहीं पर लार्ज के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, टोटल के बारे में दिया जाएगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो आसान शब्दों में हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा जंगल की बात करेंगे या नहीं करेंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक पेड़ की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करेंगे बेटा, पूरे के पूरे जंगल की बात करेंगे। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, एग्रीगेट के अंतर्गत ना, ये किसके अंतर्गत आ गया, एग्रीगेट के अंतर्गत। तो ऐसी चीजों को यहां पर देखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे ना। और बेटा याद रखना, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। क्या हुआ, अभी वो आके कर देगा, चल। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रो में बात कर रहे थे तो सॉरी नेशनल इनकम बात कर रहे थे, तो हम जब भी देखेंगे ना तो हम लोग नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम इंडिया के अंतर्गत है तो हम किसको पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड इकोनॉमी से हमें क्या लेना देना। लेकिन पढ़ना तो बाद में उसको भी है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे बेटा मैक्रो के अंतर्गत जब आएंगे तब। तो अभी अगर नेशनल इनकम तो इंडिया के अंतर्गत जो है ये तो देखा जाए तो पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो ये हमारा माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, मैक्रो होगा ना। जैसे लक्ष्मी नगर में बहुत सारे सीए का क्लासेज है, अब उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, अब उसमें एक क्लास है बेटा टॉपर्स क्लासेज। तो लक्ष्मी नगर में बहुत सारे कोचिंग है, वो क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक उसमें हमारा कौन सा है, टॉपर्स क्लासेज। और थोड़ा सा और बोलो ना, हमें चिल्लाना पड़ रहा है। हाँ अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अब ठीक है। ऐसा दुनिया में याद रखना, दो चीजों में बेशर्म बनो, एक जब क्वेश्चन पूछना हो और एक जब भोजन करना हो। इसमें जब तक बेशर्मी की हद नहीं पार करोगे काम नहीं होगा, ठीक है, हमसे सीखो। आसिफ सर सुबह सुबह भोजन लेके आए, बोले खाइएगा, जितना था सब खा गया मैं, टेंशन ही फ्री।
अब सुबह सुबह कोई खाने के लिए पूछे तो कैसे मना किया जाएगा। और आज इतना नसीब खराब था, घर पे भी सत्तू पीना भूल गया था। यहाँ वो लेके आए थे बिरयानी, खोलते ही चल हट ला, सारा निपटा दिया। बेचारे देख रहे थे ये क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, भोजन दिए हो तो फिर रिटर्न की बात मत सोचो, चाहे जितना हो। हाँ भाई, भगवान ने शरीरों उसी अनुसार तो दिया है, हाइट और फाइट दोनों एडजस्ट करने के लायक है भोजन के लिए। इसलिए कभी भी अगर पूछूं ना तो आराम से बता दिया करो दीदी, नहीं तो ये बताओ कहाँ जाओगे, और इससे और पतले दुबले हो सकते हो। तो फिर लेंस से मम्मी भी देखेगी कि कहाँ गई मेरी बेटी। हाँ राम, तू भी बेटा खाने पीने पे ध्यान दे थोड़ा सा। देख बगल में पड़ोसी जो बना रखा है, कम से कम उतना लेवल का तो है। चल, तो दो तरीके की का इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो हो गया और दूसरा क्या हो गया, मैक्रो हो गया। एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमारा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में हमेशा किसकी बात है, स्मॉल और इंडिविजुअल। तो हमने क्या बोला, लक्ष्मी नगर में बहुत सारे कोचिंग है, तो ये टोटल को बता रहा है ना। उसमें एक कोचिंग कौन सा है हमारा, टॉपर्स में बहुत सारे क्लासरूम है, लेकिन आप 201 में बैठ रहे हैं, तो बहुत सारे क्लासरूम है, तो वो मैक्रो। एक रूम की बात कर दिए, क्या हो गया बेटा, माइक्रो। यहां पर बहुत सारे बच्चे, उसमें किसी एक की बात कर दें, तो जिन बच्चे की बात कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत, माइक्रो। और पूरा बच्चा क्या हो गया बेटा, मैक्रो। तो हमेशा देख रहे हैं ना कि कंपैरिजन के माध्यम से हमें पता चल पाएगा कि माइक्रो है या मैक्रो है। तो इसलिए हमेशा कि जहां कहीं पर भी लगे कि ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। बट अगर लार्ज एग्रीगेट और टोटल को रिप्रेजेंट करेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको याद होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हमने एल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर हमने लिखा था कि एल्फ्रेड मार्शल इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या बोलेंगे बेटा, एल्फ्रेड मार्शल। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्फ्रेड मार्शल की बात करेंगे, उसको देखेंगे। फिर उससे जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब यहां पर बात आती है कि फिर मैक्रो के भी तो कोई जन्मदाता होंगे। तो प्रोफेसर जेएम किन्स के नाम जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसीलिए जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे केन्जियन थ्योरी, पूरा का पूरा उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे आराम आराम से, अभी तो बहुत समय है, तो उसकी भी बात यहाँ पर होगी हमारी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है, एक नाम है बेटा पर कैपिटा इनकम। क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब उस पर कैपिटा इनकम को माइक्रो मानो या मैक्रो मानो, दो में से एक चीज तो मान सकते हैं, या तो माइक्रो या तो मैक्रो। तो बताइए जरा क्या होगा अगर हम लोग यहां पर आपसे पूछते हैं कि बताओ पर कैपिटा इनकम, पर का मतलब सिंगल होता है, कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, ये हमारा माइक्रो है या मैक्रो है, बोलो। माइक्रो के फेवर में कौन कौन, और मैक्रो के फेवर में 3 4 5, तो दोनों के फेवर में। अच्छा, तो माइक्रो के फेवर में कौन कौन था, सभी गलत थे बेटा। देखो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइड में पॉपुलेशन। कभी देखा है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ राकेश चौधरी या पर कैपिटा इनकम ऑफ आपके पिताजी, नहीं ना। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना, पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका, पर कटोरा इनकम ऑफ पाकिस्तान, आएगा ना बेटा। कंट्री वाइज ना होता है, पूरी इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन को दिखाता है ना वो। तो ये किसके अंतर्गत, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है स्मॉल या इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना, स्मॉल या इंडिविजुअल। लेकिन ये तो पूरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को बता रहा है ना कि भाई इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है। हाँ, यहां पर कंपैरिजन इस तरीके से कर दे कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतना है और दिल्ली का पर कैपिटा इनकम इतना है,
तो अब दिल्ली माइक्रो हो जाएगा और इंडिया क्या हो जाएगा, मैक्रो ना। तो वो कंपैरिजन पे होगा। नॉर्मली आपसे पूछा गया पर कैपिटा इनकम, तो वो इकोनॉमी का निकलता है और वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, लार्ज एग्रीगेट और टोटल के अंतर्गत आएगा। लार्ज एग्रीगेट और टोटल के अंतर्गत इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये ध्यान में रख लोगे ना, समझ गए यहां पे। तो पर कैपिटा इनकम किसके अंतर्गत। तो चलिए अब इन्हीं चीजों को यहां पर थोड़ा सा बेसिकली लिख लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम तक आज तक पूछा गया, एग्जाम में जो जो एग्जाम्पल 2006 से लेकर के 2022 तक आया है, वो सारे एग्जाम्पल में एक साथ लिखवा देता हूं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल बार बार रिपीट करता है। तो वो सारे एग्जाम्पल 14-15 एग्जाम्पल है दोनों मिला के, उसको यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको ध्यान होगा कि सर ने यहां पर लिखवाया था, यही आंसर होगा, बात खत्म है। ओके, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखिएगा, द वर्ड माइक्रो इज the word micro is derived from Greek word micros, which means a small individual or particular। होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैक्रो की बात करें, द वर्ड मैक्रो इज derived from Greek word macros, which means large aggregate और टोटल। कि अगर माइक्रो की बात करते तो माइक्रो हमारा कौन से वर्ड से आया हुआ बेटा, ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड, माइक्रस से, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया हमारा, स्मॉल इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। लेकिन अगर वहीं पर मैक्रो की बात करते तो मैक्रो किससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड मैक्रस से आया है, जिसका मतलब क्या होगा, लार्ज एग्रीगेटर टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, it is the study of economic behavior of individuals, क्योंकि हमने ऊपर ही क्या लिखा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिविजुअल को। तो इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फॉर इंडस्ट्री इन नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू किसके अनुसार देखेंगे बेटा, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखेंगे ना। लेकिन अगर हम मैक्रो की तरफ जाते हैं तो मैक्रो में क्या होगा बेटा, लार्ज स्केल की ना बात होगी, है ना। तो लिखेंगे इट इज द study of overall economic phenomena
या इसी को हम लोग इकोनॉमी एज ए होल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को बेटा? इकोनॉमी एज अ होल। ओके, एज ए होल rather than its part। कि हम जब भी अब बात करेंगे किसके बेसिस पे बात करेंगे? इकोनॉमी एज ए होल के बात करेंगे, ना कि हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, टुकड़ों में बात नहीं करेंगे। जो भी बात होगा वो क्या होगा? टोटल। कहां पे बेटा? फर्म इंडस्ट्री इन नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने बोला था ना कि हम जब भी बात करेंगे किसके अनुसार? नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ना बात करेंगे। तो वही हमने करा है बेटा, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हमने देखा है। तो अगर कहीं पर भी हम लोग इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो। लेकिन अगर इकोनॉमी एज ए होल देख रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो के अंतर्गत। ओके, फिर लिखिएगा माइक्रो में बेटा। अब जरा बोल्डिंग साहब ने क्या बोला या मैक्रो के लिए एमसी कॉर्नेल साहब ने क्या बोला वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए जरा लिखते हैं, देखते हैं क्या कहता है। लिखिएगा थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेटा रह गया था? ये ले, ठीक है। अब यहां से लिख लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म। देखना सब में या तो पार्टिकुलर लगा होगा या इंडिविजुअल लगा होगा या ए शब्द का प्रयोग है। ए का मतलब क्या? एक। तो पार्टिकुलर फर्म, पार्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेज ऑफ ए वर्कर्स। यहां पे मैंने लिखवा दिया, वैसे नॉर्मल वेजेज भी लिख देते हैं। तो वेजेज वर्कर्स का ही होता है ना, पर वर्कर्स कितना है? वेजेज ऑफ ए वर्कर, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्राइस ऑफ पार्टिकुलर कॉमोडिटीज, या ए कॉमोडिटी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये दिया गया था बेटा प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा ये डेफिनेशन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिया गया था कि अगर कहीं पर हम लोग पार्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हो, पार्टिकुलर हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्राइस की बात कर रहे हो, वेजेज ऑफ ए वर्कर्स की बात कर रहे हो, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, या प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, हर जगह पे किसको रिप्रेजेंट किया गया है? सिंगल टर्म्स को रिप्रेजेंट किया। तो कहीं पर अगर सिंगल टर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया होगा, कहीं पर भी अगर सिंगल टर्म्स को दिखाया गया होगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। बट अगर मैक्रो की बात करें तो चलिए जरा हम लोग मैक्रो को भी देख लेते हैं। महा चिरकुट लोग है, बताओ किसी क्लास का छोटा होगा क्लास तो जाते समय बजा के जाता है। बचपन में लगता है मंदिर के बाहर घंटा बजा के भीख मांगता था। चल, अरे कभी कभी तो ऐसे खतरनाक बचाते हैं कुंडी ही लगा के चले जाते हैं। अब बताओ हद नहीं है ये। चलिए बेटा यहां लिखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स examines the forest and not the tree। क्या यही एग्जाम्पल हमने लिया था कि हम जंगल की बात करेंगे ना कि किसी एक पेड़ की। 10 it analyze
and establish the functional relationship between large and aggregate। तो क्या हो गया बेटा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ना। और ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा प्रोफेसर मैककॉनेल के द्वारा। CONNEL लिखा हुआ है बेटा। किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था? मैककॉनेल के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। मैककॉनेल की बात कर रहे थे हम लोग। और अभी मैं जब ये पूरा लिखवा दूंगा ना तो फिर मैं कुछ कीवर्ड्स को ना हाईलाइट कर दूंगा कि इस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना जो एज इट इज एग्जाम में आ जाता है, तो उन चीजों को ध्यान में रख लेना। क्या यहां तक हो गया? बोलिए। अब इसमें लिखिएगा बेटा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल is known as father of माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बेटा। एल्फ्रेड मार्शल को किस नाम से जाना जाएगा? फादर ऑफ। और यहां क्या लिखेंगे बेटा? प्रोफेसर JM केंजिज known as father of मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको भी याद रख लो। ऊपर वाला हो गया बेटा टर्म्स, है ना। अब जरा थोड़ी सी बातों को सुन लेते हैं बेटा। ये एक मेरी शकल का जो है रिमोट है कलवा सा। अब ये जो रिमोट है ना इस पे देखिए ये वाला जितने भी टर्म्स है ये रबर का बना हुआ है, इसका कैबिनेट फाइबर का है। अब पीछे जहां पे हमने बैटरी वगैरह लगाई वहां पर कुछ ना कुछ स्टील का वर्क हुआ होगा और अंदर में कुछ ना कुछ मदरबोर्ड बना होगा या नहीं बना होगा बेटा? क्या सारी चीजें एक ही जगह हो गई होगी? नहीं भाई, रबर का वर्क कहीं और हुआ होगा, कैबिनेट कहीं और बना होगा, स्टील का वर्क कहीं और हुआ होगा, और जो भी टेक्निकल चीजें हमारे मदरबोर्ड है वो कहीं और हुआ होगा, है ना। तो अब जो है हम रबर वाले से पूछ सकते हैं कि नहीं, अरे कितना दाम हुआ तोरा, तूने बनाया कितना हुआ इसका, चल 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 बता। तो बोलेगा 2 रुपया। फिर हम गए कवर वाले के पास, अरे तुम्हारा कितना खर्च हुआ? रे 3 रुपया। तो हमने लग दिया 2 + 3 बराबर कितना? 5। फिर हम गए स्टील वाले के पास कि भाई ये जो तू छल्ला बना के दिया है इसका कितना हुआ? बोला 1 रुपया सर। तो 5 और 1 कितना? 6। फिर हम मदरबोर्ड वाले के पास गए, तो हरा कितना हुआ? बोला 30 रुपया। बोले सब इतने इतने, तू इतना। बोला हमारा काम थोड़ा टेक्निकल है ना, है ना। जैसे एक बार ऐसे कहीं पर मैं पढ़ रहा था, जैसे वो नहीं आता आर्टिकल्स वगैरह, तो उसी में पढ़ रहा था। बहुत पहले की एक बात है कि एक बहुत बड़ी सी जो है ना जहाज जो है खराब हो गई थी। नौसैनिक का जहाज था और वो खराब हो गई थी। बहुत सारी टेक्निकल टीम लग गई उसको ठीक करने में, किसी से ठीक नहीं हुआ। वो जो पंखी घूमता है तभी तो आगे बढ़ेगा, वो पंखी चले ही नहीं। सबने बहुत ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर किसी ने बताया कि एक आदमी है जो ऐसी किसी भी चीज को वो सही कर देता है, तो उसको बुलाया गया। तो बोला देख भाई, मैं कर तो दूंगा सही, लेकिन इसके लगेंगे 1 लाख रुपए। बोला 1 लाख रुपए? बोला हाँ। तब भाई नहीं चल रहा है वहां पर तो जरूरत है देना। बोला ठीक है आप सही कर दो, 1 लाख रुपए देंगे। उसने बोला एक छोटा सा हथौड़ा देना जरा। तो उसने हथौड़ा लिया और किसी जगह पे जाके उसने 2 बार ठोका। बोला अब स्टार्ट करना जरा इंजन। स्टार्ट किया, पंखी स्टार्ट। अब सब शॉक्ड। बोला यार अब तो तेरे इतने पैसे नहीं बनते हैं। बोला पैसे तो 1 लाख की बात उसी में हुई थी। बोला यार एक बार बता, बात 1 लाख में हुई थी ये भी मैं भी मानता हूं, लेकिन तूने तो 2 मिनट का भी काम नहीं लगाया।
2 बार जाके हथौड़ा टिक टिक किया, चालू हो गया। तो इसके तो यार ये नाजायज लो। नहीं नहीं, मैं हथौड़ने मारने का ज्यादा पैसा कहाँ ले रहा, 10 रुपया लिया मैंने, मतलब फिर बाकी 99,990 रुपये एक्सपीरियंस का के मारना कहाँ है भाई। उसकी भी तो एक्सपीरियंस की बात होगी ना कि हम कहां पर लगे। तुमने सब जगह ट्रैक कर लिया ना, नहीं ना हुआ। अब जैसे अभी कल मैं देख रहा था न्यूज, आज तक पे न्यूज दे रखा था कि केरल में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्चे के इलाज करना था, पेट का ऑपरेशन कर दिया, सॉरी उंगली का इलाज करना था, उंगली का ऑपरेशन करना था, उसकी जीभ का ऑपरेशन कर दिया। हाँ, टंग। एक्सपीरियंस की कमी है ना। अब देखते हो ना, आजकल बहुत सारे खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने लग गए हैं, आराम से हाथ में कैच देके निकल लेते हैं। लेकिन धोनिया बुढ़ऊ हो गया, तैयो मार देता तो निपटा देता या नहीं निपटा देता, है कि नहीं। सूर्य कुमार यादव विकेट के पीछे कैसनो बोलो मार लेता या नहीं मार लेता, बाकी उसको मारने के चक्कर में सीधे हाथ में दे देता है। एक्सपर्टाइज है कि नहीं भाई। जिस चीज में आपका एक्सपीरियंस होगा वो काम आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भाई अगर हम इस मदरबोर्ड का 30 रुपया ले रही है तो इसमें हमारा एक्सपीरियंस है, सामान तो 2 रुपए का ही लगाए, बाकी दिमाग भी तो लगाए। उस दिमाग के दाम को कैसे दोगे तुम, है ना। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, ज्यादा मायने रखता है या नहीं रखता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको फाउंडेशन 12,000 15,000 में भी मिल जाएगा, 10,000 में भी करवाने के लिए तैयार है, हम नहीं करवाते भाई। एक वो बता ना, अगर 16 साल से सिर्फ और सिर्फ मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं और हमारे गुरु हैं भगवान सर, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसका हम लोग रॉयल्टी नहीं लेंगे, है ना भाई। आप गाड़ी पे बैठ जाओ, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर से पूछे और भैया कितने साल का एक्सपीरियंस, बेटा आज पहली बार ट्राई कर रहा हूं चलाने की, अब बताओ जिंदगी कैसे सुफल चलेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए क्या होगा, एक्सपीरियंस का होना जरूरी। अभी लिख लेना बेटा, एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। तो ये जो अलग अलग मटेरियल इसमें लगा है, सबने अलग अलग लोगों ने बनाया, नहीं बनाया कि भाई रबर का काम किसी और ने किया, कैबिनेट का काम किसी और ने किया, स्टील का काम किसी और ने किया, और मदरबोर्ड बनाने का काम क्या हुआ, किसी और ने किया। तो अलग अलग टुकड़ों पे क्या खर्च हुआ होगा ये हम पता कर पाएंगे, नहीं पता करें, और लास्ट में बता सकते हैं कि हाँ भैया ये रिमोट इतने का है ना। तो हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम आराम से प्राइस थ्योरी की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग भाई, हम उसके फैक्टर प्राइसिंग की बात कर सकते हैं, कितना लैंड लगा, कितना लेबर लगा, कितना कैपिटल लगा, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि इसका कितना खर्च, इतना। अब जो रबर बनाएगा वो तो बता सकता है इतने लेबर आवर्स हमारे लगे हैं, जिसने कैबिनेट बनाया वो बता सकता है कि हमारे इतने लेबर आवर्स लगे हैं। तो ये चीजें देखते हैं, इसलिए जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर बात आएगी प्राइस थ्योरी की। किसकी बात आएगी बेटा, प्राइस थ्योरी की। कहां से नहीं लिखा है आपने बेटा, ये हाँ जल्दी लिख लो। समझ में आ रहा है ना जो बात बता रहा हूं। तो तुम लोगों को भी वैसा ही मैकेनिक बनना है कि कहां नब्ज दबानी है। एग्जाम में कौन कितना पढ़ के गया है ये मायने नहीं रखता है, किसने वो नब्ज पकड़ के सही गोला लगाया है ना, रिजल्ट वो देता है या नहीं देता है कि नहीं। ओहो बी लगाना था, हम तो सी ऑप्शन लगा दिए, तो ऐसे में थोड़े ना काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सपर्टाइज जिस भी फील्ड में हो बढ़िया से बनो। मैं जब पूर्णतया टीचिंग लाइन में घुसा मैंने सीए छोड़ दिया, जबकि फाइनल में आने के बाद कम ही लोग सीए छोड़ते हैं। सीए करूंगा 2026 में, 25 में संन्यास ले लूं पहले टीचिंग से, फिर 2026 में सीए करूंगा, मैं जरूर करूंगा। लेकिन सीए करके वापस बिहार चला जाऊंगा कि देखो वापस बिना किए हुए नहीं आया हूं, करके आया हूं। होना भी चाहिए, लेकिन जब टीचिंग लाइन में आए हैं, जब करना मुझे आगे यही था, तो इन्वॉल्व इसी पे होना। तो 16 साल से सीए फाउंडेशन के अलावा या सीए इंटर के अलावा मैंने किसी को आज तक नहीं पढ़ाया। जैसे मैं नेशनल इनकम वगैरह पढ़ाता हूं तो बच्चा बोलता है सर आपने भी तो 12th में पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा बेटा, पहली बार मैंने तब पढ़ा जब मैंने सीए में खुद के लिए पढ़ा, या जब पढ़ाना शुरू किया तब पढ़ा है। क्योंकि मैं तो साइंस स्टूडेंट था भाई, सब दिन तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से खेला हूं, कहां से इकोनॉमिक्स के साथ खेलूंगा।
मैथ्स में नींद में भी रहूं ना, कहीं से कोई क्वेश्चन आदमी दे दे मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि लगातार उसी के बारे में सोचा है। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा समय से मैंने मैथ्स पढ़ाया। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 2002 से। उस टाइम में 11th 12th वालों को, खुद भी 11th में था तो 11th को पढ़ाता था, 12th में था तो 12th वालों को पढ़ाता था। तो वो शुरू से आदत रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा लेकिन। ठीक है, लिख लिया? तो चलिए जरा अब इसमें प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी को भी लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके अंतर्गत आएगा बेटा? प्राइस थ्योरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? प्राइस थ्योरी के अंतर्गत। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके अंतर्गत आएगा? इनकम थ्योरी के अंतर्गत। तो चलिए जरा उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए बेटवा, इट इज also known as price theory as it explains the composition of total production। यही ना बताया था कि भाई जो इस पे खर्च लगा है हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिख लीजिएगा बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी as it explains level of total production, total consumption, total saving and total investment। and the rise or fall in these levels। तो एग्रीगेट पे आ गया या नहीं आ गया? कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन की, टोटल कंजम्पशन की, टोटल सेविंग की, टोटल इन्वेस्टमेंट की, इसके लेवल में क्या बढ़ी और कमी हुई है, बढ़ोतरी या कमी हुई है, उसके लेवल के बारे में बात करें। तो जहां पर भी ये सारी चीजें हमारी आएंगी वो किसके अंतर्गत कहलाएगा बेटा? बताओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आपको वो अच्छे से ध्यान में रहे। तो चलिए लिखिए एग्जाम्पल्स। चलिए इसमें लिखिएगा बेटा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। भाई लक्ष्मी नगर कहाँ है? तो बताते ना, ईस्ट दिल्ली के अंतर्गत आता है। लक्ष्मी नगर में टॉपर्स क्लासेस कहाँ है? तो भाई मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बगल में यूएटी। एड्रेस बताते ही नहीं बताते? ऐसा तो नहीं है बेटा कल से आप क्लास के लिए आ जाओ, सर कहाँ? जहां दिल करे वहीं बैठ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन बताना पड़ता है, ये नहीं पड़ता। इसलिए लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री भी किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। कंज्यूमर बिहेवियर किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेटा हम किसी
खास वर्ग विशेष की बात करते हैं। भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो अब उनमें से किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो ना, कि बहुत सारे कास्ट और रिलीजन हो गए, ये मैक्रो आ गया। उनमें से किसी एक सेक्शन की बात करते हैं, कि मैंने बोला कि भाई कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सब आ जाओ, तो मतलब बहुत सारे हैं, उसमें से सिर्फ हम एक को अलग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो जब हम किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट, लॉक आउट इन टेल्को। टेल्को बेटा एक स्टील की कंपनी है, एक कंपनी ने बंद हुई है, किसके अंतर्गत बेटा, माइक्रो के अंतर्गत। एक कंपनी की बात कर, भाई स्टील की बहुत कंपनियां, उसमें से कोई एक। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ बाबा एंड कंपनी। यहां पर एग्जाम में आपको जब भी आएगा ना, एक्स एंड कंपनी लिखा हुआ ही आएगा और कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। तो एक कंपनी कोई फेल हो गया, नहीं चल पाया, तो किसके अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, क्योंकि इंडिविजुअल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां जहां इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा वो किसके अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक बा, चलिए जरा मैक्रो का भी एग्जांपल लिख ले बेटवा। तो चलिए लिखते हैं, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, बेटा सिर्फ आउटपुट लिख दूंगा तो काम चल जाएगा ना। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पूरी इकोनॉमी की बात होगी या नहीं होगी बेटा, द जनरल फेलियर ऑफ बाबा एंड कंपनी लिखा है बेटा, कि कोई एक कंपनी है बाबा एंड कंपनी, द जनरल प्राइस लेवल, द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट external value of currency per capita income of India। ऑफ इंडिया नहीं भी लगाएंगे तब भी समझ जाओगे ना, क्योंकि इन नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम पूरे इकोनॉमी की ही बात करेंगे। इन्फ्लेशन इन इंडिया, एटसेट्रा। एग्जाम्पल तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं या नहीं है हमारे। तो ये किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम्पल तो सारे ध्यान में रखना है, मैं कुछ चीजों को ऊपर से नीचे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंतर्गत यूज हुए हैं जरा उसको एक बार स्पेसिफाई कर दो, एक बार उसके बारे में बात कर ले हम लोग, क्या बताइए। चलिए देखो बेटा क्या क्या आपके एग्जाम में पूछने लायक है। माइक्रो वर्ड जो है वो किन वर्ड से बना हुआ बेटा, कौन से वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। मैक्रो वर्ड किससे बना हुआ बेटा, मैक्रस का मतलब क्या होगा, लार्ज एग्रीगेट और टोटल, ठीक है। जिस जिसको कर रहा हूं ना उसको अंडरलाइन कर लेना आप अलग कलर वाले पेन से। फिर उसके बाद बेटा हम लोग जब भी माइक्रो की बात करेंगे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसके अनुसार देखेंगे, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ओके। और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखेंगे तो किसको देखेंगे बेटा, इंडिविजुअल्स के बारे में ना, किसके बारे में। और इसमें क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे या नहीं करेंगे, इकोनॉमी एज अ
होल की बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किसने किया बेटा? क्या बोला तो हर जगह पे क्या शब्द लगा था? पार्टिकुलर या इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की, ना कि हम लोग क्या करते बेटा? ट्री की बात करते हैं। किसने बोला था ये बात? मैक कॉनेल ने बोला था। ये याद रख लोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फॉरेस्ट नॉट अ ट्री। किसने बोला? मैक कॉनेल ने बोला। इसको भी ध्यान रख लेंगे। चलिए, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रख लेंगे याद। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, इसकी बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। कर लोगे? तो इतनी चीजें ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में इस वाले पे जरूर लिख लेना पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यही एक ऐसा कंफ्यूजन था ना जहां पे सब लोगों को सोचना पड़ा था कि माइक्रो है या मैक्रो है। दो भावनाओं में बह गए थे, दो भागों में बट गया था ना हमारा, कि कुछ ने बोला नहीं माइक्रो, कुछ ने बोला नहीं सर मैक्रो। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कर लोगे? अब मैं ना इस पे पहले 3 क्वेश्चन लिख देता हूं जो ऊपर से रिलेटेड सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, और वो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले लिख रहा हूं, अभी इसका कोई जवाब नहीं देगा, जब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन is given by option A Adam Smith, option B JB से, option C एल्फ्रेड मार्शल, option D none of these। नन मत लिखो, अच्छा नहीं लगता, बुरा मान जाएगा ये। ऑल ऑफ दीज। राम भाई साहब बैठे बैठे बोल दो बेटा। सही बोल बेटा। ए, तो सी के फेवर में 1, ए के फेवर में 1। ए, बी, बी, ए, 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 ए। और कोई किसी, तुम किसके फेवर में? बी। और कोई? सी। ऑनलाइन वाले बोलो बेटा किसके फेवर में? अरे ठाकुर जी आप अपना नाम लिख के भेजिए। क्या है भाई ठाकुर जी, समझ में नहीं आता। आरती ने ए बोला है, चलो ए में लगा दिया बेटा। ठाकुर जी ने भी ए बोला है, एक और ए में ऐड कर दिया हमने। ठाकुर जी नाम लिख के भेजो। क्या नाम है आपका? कनिका ने बी बोला है, चलो बी में एक और ऐड कर दिया। देख लो पहला क्वेश्चन मैंने आज पूछा है और उसी में देख लो 3 ऑप्शन में लड़ाई हो गया है। 3 ऑप्शन में लड़ाई हो गई है ना। पहला ही क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से पूछा, अभी तक तो कुछ नहीं पूछा था। चलो और कोई कुछ? अर्जुन भाई साहब ने 1 बोला है,
अच्छा ठाकुर जी, सोनिया ठाकुर। वही तो मैं बोलूं कि मेरे मोबाइल में तो कोई ठाकुर नाम से है ही नहीं, सिर्फ सोनिया नाम से बेटा सेव है। चलिए और किसी का कुछ है? इतने ही है ना? द आंसर विल बी ए। आप बोलोगे सर फिर आप ही गलत पढ़ाए हो, क्योंकि आपने जेबीसी में लिखवाया था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। मैंने ही लिखवाया था ना? मैं पूरे होशो हवास में लिखवाया था, सही लिखवाया था। मैं क्वेश्चन 2 के अनुसार उसको देख लेता हूं। क्वेश्चन 2 पहले यहां पे लिखता हूं, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है पहली बार। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस economics is a science of wealth is given by A. Adam Smith, B. JB से, C. एल्फर्ड मार्शल और डी ऑल ऑफ दीज। अब क्या हो जाएगा बेटा आंसर? बी लिख देंगे। आप बोलोगे सर नहीं, अब आप कह के दिखाओ कि कैसे आपने पहले वाले में ए लगाया और दूसरे वाले में बी लगाया, प्रूव्ड करके दिखाओ। चलिए हम आ जाते हैं जहां हमने आपको पढ़ाया हुआ था, वेल्थ व्यू पॉइंट। बेटवा जरा देखना यहां क्या लिखा हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द क्या लग गया बेटा? कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द। सर ये बात गलत है, यहां देखना बेटा, नेशन शब्द आया क्या? चल मतलब एक में नेशन का सिर्फ अंतर आ रहा है क्या? अब जरा आओ उस सॉल्यूशन के ऊपर। वेल्थ ऑफ द साइंस ऑफ। अब समझ में आ गया क्यों करा हमने? जहां कहीं भी क्वेश्चन में नेशन शब्द लगा होगा, आंख बंद करके एडम स्मिथ लगा देना। और जहां नेशन नहीं है, सिर्फ वेल्थ के बारे में बोला गया, तो क्या होगा? अब बताओ तुम क्या पूछ रहे थे आज? सुबह में कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? अच्छा यही पूछ रहे थे। अब टेंशन फ्री, तो लिमिट समय के लिए रोक के रखा हुआ था बेटा, ठीक है ना? टेंशन ना ले। यही कंफ्यूजन था ना? हो गया ना क्लियर? अब इस क्वेश्चन को ब्रह्मास्त्र समझो, क्योंकि बराबर पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब देख लो सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, और आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने जेबी से में लिखाया था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। तो आप तो नेशन पे इतना गौर कहां करते? वेल्थ की बात कर रहे तो पूरे इकोनॉमी की ही कर रहे हो, चलो लगा दो जेबी से ना। नेशन वा कौन बोला है? एडम स्मिथ। सिर्फ साइंस ऑफ वेल्थ किसने बोला है? जेबी से। तो एक वर्ड, ऑप्शन चेंज। ध्यान में रख लोगे? नोट कर लिया इसको? चलिए अब जरा माइक्रो और मैक्रो, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन बोला था कि 3 क्वेश्चन नीचे लिखवाऊंगा, तो एक बार माइक्रो और मैक्रो से भी रिलेटेड बातें कर ले। तो ऑनलाइन वालों समझ में आ गया बेटा क्या बात करी थी मैंने यहां पर? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ।
कौन रिप्लाई ये नहीं करता है जल्दी? अरे सो तो नहीं गए? आरती ने रिप्लाई कर दिया, चलो और बाकी भी रिप्लाई कर दे बेटा। चलिए सोनिया जी ने भी रिप्लाई करा, और बाकी चाय नाश्ता कर रहे होंगे अभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जितने क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा ना, उन सभी को ऐसे ही राइट डाउन करते चले जाना, क्योंकि ये सारे वो मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर, दे दो सारे बच्चों को, एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, which of the following is an example of microeconomics? As per national point of view, which of the following is an example of? ऑप्शन 1 लिख दे बेटवा, बोलो। ए पर कैपिटा इनकम, बी लॉक आउट इन टेलको, सी नेशनल इनकम, डी नन ऑफ दीज। अब बताओ बेटा क्या होगा, कौन सा? समझ गए ना, क्योंकि हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जबकि पर कैपिटा इनकम किसको शो करेगा? पूरे के पूरे इकोनॉमी को शो करेगा, और जब पूरे के पूरे इकोनॉमी को शो कर रहा है तो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसके अंदर आएगा वो? मैक्रो इकोनॉमी। भाई एग्रीगेट को शो कर दिया ना, तो जब एग्रीगेट आ गया तो मैक्रो में चला गया, जो बचा वो कहां? माइक्रो के अंतर्गत। कर लोगे ऐसी बातें? पक्की वाली बात। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं आपको लिखने के लिए, ठीक है? आप उसको कैसे उससे अलग अलग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि सर ये जो लाइन लिखा हमने, ठीक है, तो वो लाइन का मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए ना, ये दिखना चाहिए हमें। तो देखते हैं कि कौन मैक्सिमम बना सकते हो, ताकि मैं जो ऊपर पढ़ाया तो पता भी तो चलना चाहिए कि भाई सही से दिमाग में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या यहां तक तो सही आ रहा है और यहां से बाउंसर या डक, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए उसके लिए एक क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं। ऑनलाइन वाला लिख के बेटा मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे, और फेस टू फेस वाले लिख के तुरंत यहां पर चेक कराओगे हमसे। फिर मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं कितने ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं, कितने लिख सकता हूं, ताकि वो आपका एक प्रोसेस बनेगा। और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अपना रजिस्टर कैसे बनाना है, ताकि बाद में जो एग्जाम के बीच में एक दिन का गैप होता है तो उस एक दिन में 100% रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है? वो भी बताएंगे। भाई आप लोगों ने 12th में बहुत मेहनत करी है, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो तनिक अब हमारे अनुसार भी देख लीजिए कि कम नंबर वाला भी दिमाग लगा सकता है या नहीं लगा सकता। भाई हमसे तो लगभग में डबल हो गया है बहुतों का। 90% किसका किसका है भाई? तुम दोनों का तो 90% था ना, और एक किसका था? यहाँ पे एक और बच्चा बैठा था, आज तुम्हारा ही था। और किसके 90 के आसपास है? तो बताओ, तीनों के 90 प्लस है, हमारे 54 हैं, अप्रोक्स 36% मैक्सिमम। अब 92, 93, 94 यही था ना, तुम्हारा 92 था, उधर 3 था, इधर 4 था, बताओ 40% का गैप। एक और बच्चा पास हो जाता। दो बच्चे को 47% दे तो दोनों बच्चा खुद सेकेंड डिवीजन पास।
चलिए, क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं, एक्सप्लेन wealth viewpoint and scarcity and choice making viewpoint। जल्दी से बताइए। इसको लिखिए, आप इसके बारे में क्या क्या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं उसको भी लिखिए, और मैं भी यहां पे लिख रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने इसको कैसे सोचा है। ये दो टॉपिक का नाम लिखा, वेल्थ व्यू पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था, स्केरसिटी और चॉइस मेकिंग पढ़ा दिया था। उससे आपके माइंड में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है और उसका आंसर क्या होगा वो साथ लिख लेना है। जल्दी से कीजिए। ऑनलाइन वाले आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आपको सॉल्व करके भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे। बेटा इस पे नहीं भेजना, आपको अपने पेज पे लिखिए और उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए।
जल्दी कीजिए। हो गया सारे बच्चे का? रजिस्टर चेक कराओ जिनका जिनका हो गया है। हाँ आ जाओ बेटा। कितने मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बना दिए इससे? हाँ तो कितने तक बन सकते हैं ये बताओ? 5-6 बस। चलिए एक बार बैठ जाओ और फिर मिलाओ तो कितने सही करे हैं। मैं दिखाता हूं। दिखाओ सामने लिख लिया? पहले वेट करो, जल्दी से लिख लो। मेरे टोटल 16 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अच्छी बात है। देखो बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। कब दिया गया? कौन सी बुक? मेन मोटिव किसके ऊपर? नेशन के ऊपर। किस नाम से एडम स्मिथ को जाना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? क्या कहा बेटा? साइंस विच डील्स विथ मनी। और चलिए इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड करते हैं? ओनली मोटिव क्या था इनका बेटा? वेल्थ मोटिव था ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा के बारे में सोचना। इसी तरीके से वेलफेयर थी, स्कैरसिटी किसके द्वारा दिया गया? उसने क्या कहा था कि बैक डोर से वेल्थ की एंट्री तो हो ही रही ना वेलफेयर व्यू पॉइंट में, यही समझाया था हमने। कब उन्होंने अपनी बुक लिखी? कौन सी बुक लिखी बेटा? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या होता है बेटा? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? हाँ हाँ रिलेटिवली, उससे कोई दिक्कत नहीं। रिसोर्सेज क्या होगा हमारा? हमें अपने रिसोर्सेज का क्या करना होगा? अल्टरनेटिव। इकोनॉमिक्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही इंक्लूड होगा या नहीं होगा? और इकोनॉमिक्स हमारा क्या है बेटा? तो ये सब एक नॉर्मली क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है? हमें सब बना दिए थे ना, बस यही तो बताना था। तो समझ गए कैसे रिप्रेजेंट, किस किस ने नहीं लिखा था? ये सबने लिख लिया था ना? जिसने नहीं लिखा है वो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे आपको ऐसे, अब पता है ये क्या हो गया? आपका एक समरी नोट्स बन गया, ये है कि नहीं? एक समरी बन गया। तो अब उधर नहीं भी जाएंगे तो खाली ये पढ़ लिए तो टॉपिक समझ में आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? क्योंकि एज इट इज उसके सारे चीजों को, जो जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें हमारा क्या हुआ यहां पर इंक्लूड हो चुका है। तो ऐसे ही हर टॉपिक का आपको ऐसे बीच बीच में देते रहेंगे और उसको आपको मिलान करना है। कर लोगे यहां तक? चलिए अब जरा मैं बात कर लेता हूं नोट्स सिस्टम्स पे। बेटा आप सभी बच्चे नोट्स बनाते हो? बनाते हो? चल मैं मान लेता हूं कि ये जो है आपका एक रजिस्टर है। ये आपका जो है रजिस्टर है, ठीक है? अब आप इस रजिस्टर में
हर पेज पर पेज नंबर लिखोगे इतना तो संभव नहीं है, तो फिर करे क्या? तो देखिए बेटा, हम हेडिंग दे देंगे यहां पर इंडेक्स। अब इंडेक्स जैसे ही दे दिए तो हम आगे तो आपको पढ़ाएंगे भी इससे रिलेटेड बातें। भाई जो जो टॉपिक में पढ़ा रहे हैं वो तो लिखना पड़ेगा। अब आपने यहां पे लिखा कि भाई पहले नंबर पे हमारा कौन सा चल रहा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर सेकेंड टॉपिक हम लोग करेंगे बेटा डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई में भी अलग अलग चीजें होंगी ना। पहले हम लोग देख लेंगे डिमांड बेसिक, फिर उसके बाद देख लेंगे इलास्टिसिटी, है ना। फिर देख लेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, फिर देख लेंगे हम लोग बेटा सप्लाई, फिर देख लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इतने टॉपिक आए ये नहीं आए। अब इसी तरीके का हर किसी में आएगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट में एक आता है ना बेटा स्टिकी नोट, पतला सा, अलग अलग कलर के होते हैं। अब हमने क्या करा, यहां पर एक छोटी सी बदलाव कर ली कि अगर मान लीजिए नेचर ऑफ स्कोप है तो इसके सामने हमने क्या लगा दिया, यहां पर येलो कलर का स्टिकी नोट। अब स्टिकी नोट आएगा तो थोड़ा बाहर भी आना चाहिए, तभी तो चल पाएगा कि येलो नोट कहां है ना। अब ये जो स्टिकी नोट है इसको आपको चिपकाना कहां है, इसे पहले पेज पे नहीं, जहां चैप्टर स्टार्ट किया है आपने रजिस्टर पे। और ये जो अब है इसके सामने आप लिख लेंगे येलो, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने कर दिया बेटा ऑरेंज, तो इसके सामने आपने क्या कर लिया, डिमांड बेसिक है ना, जहां पर डिमांड बेसिक है आपने लिख दिया ऑरेंज, और यहां पे इसके सामने ऑरेंज लिखने में कोई हर्ज। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ब्लू वगैरह आ रहा है, यहां पर लिख दिए या नहीं लिख दिए, अलग अलग कर का स्टिकी नोट होगा या नहीं होगा। और ये जब लिख दोगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करोगे, आपने पहला पेज खोला देखा येलो, सीधा येलो वाला स्टिकी नोट पलट दो, आराम से रिवीजन स्टार्ट। आप जैसे मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा, जैसे डिमांड है तो सिर्फ बेसिक डिमांड, इलास्टिसिटी तो सिर्फ इलास्टिसिटी। अब मान लीजिए कि इलास्टिसिटी के आज आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो रिवीजन हमें को क्या करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ना, सीधा हमने देखा इलास्टिसिटी, ब्लू वाला स्टिकी नोट पलटा और एक ही बार में स्टार्ट। अब ऐसा तो नहीं ना कि अरे भाई कहाँ लिखा था याद ही नहीं आ रहा है, कौन से रजिस्टर में था, ऐसे में काम चलेगा क्या। तो देखिए ये सब चीजें कोई बड़ी वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहां सीखोगे तभी ना काम होगा। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सारे ही बच्चे इन चीजों को फॉलो करेंगे, मैं चेक करूंगा बीच बीच में कि ऐसे बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा होता हूं ना बेटा, तो चैप्टर पढ़ाते समय एक चीज अब ध्यान में आ जाती है कि मैं लिखवाते समय बोल देता हूं कि बेटा ये नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। तो जिस भी टॉपिक से मैंने बोल दिया क्वेश्चन नहीं आता, आराम से आप क्या करेंगे, हाइलाइटर एक जो है ग्रीन कलर का खरीद लीजिएगा, एक रेड और एक येलो, ये 3 हाइलाइटर खरीद लीजिएगा। देख ना मैं भी यहाँ पे हाइलाइटर रखा हुआ। मैंने जिसको बोल दिया कि बेटा ये नॉर्मली नहीं आता है, उस पर आपने ग्रीन कलर एक बार चला देना है टॉपिक के ऊपर। उससे ये होगा कि जब रिवीजन करने के लिए आओगे तो रिवीजन करने में क्या, अरे सर ने बोला था इससे पूछेगा नहीं, चल खाली एक बार ओरली पढ़ लेते, बात खत्म है ना। फिर अगर हमने कुछ टॉपिक लिया कि बेटा इससे कभी कभार ना क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी तो हो सकते हैं, हमने उस पर लगा दिया बेटा यहां पे येलो कलर कि भाई रुक के 1-2 बार इसको पढ़ के फिर आगे बढ़े। और अगर फिर भी नहीं दिल करा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर हम लगा देते बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगवाते हैं नहीं लगवाते, चला दिया हमने रेड कलर।
कि हर बार इसको हर हफ्ते एक बार रीड कर लेना है हमको, ताकि भूले ही नहीं। कितनी छोटी सी चीज है, देख लो, इसका कोई ऐसा योगदान नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हमको पास करने के लिए यही जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा कर लेंगे तो पहले आपने अपने काम को समराइज किया है ना, फिर उसको एक दूसरे पे ट्रांसफर किया, तो आपका काम मिनिमाइज हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। जब 3 भागों में पहले तो आपने उसको एक तरीके से, जैसे आप लोग जनरल एंट्री में देखते हैं ना, यही चीजें हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का डेफिनेशन में यही देखते हैं ना, कि कैसे सब कुछ को एक जगह लिख के फिर समराइज, पता नहीं फलाना डिमका कुछ करते रहते हैं, पोस्टिंग वगैरह सब देखते हैं ना। क्यों करते हैं ऐसे? क्यों ना हम 1 अप्रैल के बाद सीधा 30 अप्रैल का लिख दे, फिर 15 अप्रैल का, फिर 20 अप्रैल का, फिर 18 अप्रैल का, ऐसे लिखते हो कभी? नहीं ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डेट असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते ही नहीं बढ़ाते हैं, ताकि अरेंज कर देंगे तो सही से हम उसका क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, है कि नहीं? कि अगर कहीं पर स्क्रूटनी करना पड़े तो हमारा समय ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं। वही चीजें यहां पर तो लगे होगी बहुत सारे बच्चों को कि ये क्या फालतू चीजें बता रहे हैं, लेकिन आप देखना, जो बच्चा ऐसा करेगा आप अपने रिजल्ट का कम से कम 20% इंक्रीज कर रहे हो मार्क्स, ये फैक्ट है। और हमारा सीधा टारगेट है अब की बार 300 पार, ठीक है? 300 प्लस पार, 350 पार, 100% फ्री सीए इंटर, लिख के दे रहा हूं। जो बच्चा 350 या उससे ऊपर ले आया, सीए इंटर का फीस हम लोगों का 60 से 70 हजार होता है, 100% फ्री। और मेरे तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट में, जो भी 40,000 50,000 60,000 तक का मोबाइल बोलोगे वो गिफ्ट में मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 350 टारगेट, 300 प्लस ले आओ, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे ही देंगे एडिशनली सबसे। उसके लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, हम नहीं कर। और ये इसके लिए बहुत, मैंने बोला ना 20% तक आपका रिजल्ट बढ़ाएगा अगर आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। अब एक बताना, मैं पहले दिन पहला चैप्टर पढ़ाऊं, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर, खिचड़ी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अरे सर पढ़ा क्या रहे हो ये तो बता दो, होगा ही नहीं होगा? तो इसलिए थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आराम से आप करते चले जाओ, रिजल्ट दिलाने की जिम्मेदारी हमारा है। ओके, कर लोगे? जाओ, हम परेशान ज्यादा नहीं कर रहे, एंजॉय करो, मिलते हैं अगली क्लास सोमवार को। भोजन करो, इतने देर में तो निपटा देना चाहिए था।